नमस्कार। कानून की बात, हमारी कोशिश यह होती है कि कानून जो आपके लिए बना हुआ है उसको कैसे आप अपने लिए, अपने हक पाने के लिए उपयोग में ला सकें। अगर आप असमर्थ हैं आर्थिक रूप से, अगर आप असमर्थ हैं शारीरिक रूप से, अगर आप असमर्थ हैं पहुंच के हिसाब से, तब भी कानून आपकी मदद करेगा। आपको अपना हक दिलाने में कानून आपकी मदद करेगा। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का प्रतिकार कराने में। हम छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग लोगों तक, सीनियर सिटीजन तक की बात करते हैं। उनके हक, उनके स्कीम, उनके न्याय के बारे में कैसे आप हासिल कर सकते हैं, इनकी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के अधिकार को लेकर के कि बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको कि पोक्सो एक्ट बोलते हैं, इस एक्ट के तहत एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एक्ट क्या है, और इस एक्ट के तहत अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो कैसे वे न्याय पा सकते हैं बगैर यह सोचे समझे कि उनकी क्षमता है या नहीं है। और इसमें अगर कोई भी बाधक बनता है तो वह भी जिम्मेवार पाया जाएगा और वह अपराधी समझा जाएगा, वह भी दंडित होगा। आज हम बात करेंगे इस मामले में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा के अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार मिश्रा जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो हम यह जानना चाहेंगे कि पोक्सो क्या है और इसका इतिहास क्या है। पोक्सो एक्ट जैसे जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म हुआ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये 2012 में आया एक्ट, संविधान के द्वारा प्रदत्त जो अनुच्छेद 15(3) में जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है बच्चों के लिए, उसी के संदर्भ में पार्लियामेंट के द्वारा इसको 2012 में पारित किया गया और उसी समय से इसको लागू किया गया। यह एक्ट को लाने का प्रमुख कारण ये था कि इससे पहले बच्चों के विरुद्ध अगर सेक्सुअल ऑफेंस का कोई भी अपराध अगर कारित किया जाता था तो वो जनरल प्रोविजन से गवर्न होता था। जैसे कि इंडियन पीनल कोड है, तो अगर मान लिया कोई बच्चे के साथ अगर कुछ रेप की घटना हुई तो उसको 376-75 में प्रावधान है, उसके तहत उसको गवर्न होता था। या कोई सेक्सुअल हरासमेंट अगर बच्चों के साथ हुआ तो 354 एक प्रोविजन है, उसके तहत होता था। इन सब प्रोविजंस में एक तो ये था कि बहुत से ऐसे कृत्य थे जो सेक्सुअल ऑफेंस या सेक्सुअल असॉल्ट के रूप में जो दंडनीय अपराध नहीं था। मतलब बहुत इलेबोरेट उसको मतलब बहुत से ऐसे एक्ट थे जिनको अपराध नहीं माना जाता था। बहुत स्पेसिफिक ऐसे वो एक्ट थे जिनको अपराध की श्रेणी में माना जाता था। दूसरा ये हुआ कि ऐसे अपराध जो अन्य महिलाओं के विरुद्ध होता था या बच्चों के विरुद्ध होता था, उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता था। और दूसरा ये चीज होता था, जब भी उन केसेस का विचारण होता था तो उसके लिए ना ही कोई विशेष न्यायालय का गठन किया गया था, और एक बच्चों का क्योंकि बहुत फैमिलियर एटमॉस्फेयर चाहिए होता था, वो वैसा कोई प्रावधानित वैसा कोई प्रयोजन नहीं था कि बच्चों को अगर उनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, बच्चे के कोई साक्षी भी होते हैं, उनको कोर्ट भी जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन या पुलिस वाले भी उनसे आके पूछताछ या कुछ करते हैं, तो उनको लेकर क्या सेफगार्ड रखा जाना चाहिए। उनको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाए कि बच्चों में मतलब वो भय ना हो। दूसरा है कि उनको प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या और प्रावधान किए जाए। जैसे बच्चों का आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आईपीसी में 228A करके एक प्रोविजन है, उसमें दिया गया है, लेकिन उसके अतिरिक्त वैसा कुछ नहीं था कि उसको डिस्क्लोज किया गया या मीडिया उसको डिस्क्लोज करता है। जैसे हम मान लें कि स्कूल है, कॉलेज है, या कैंपस में खेल रहे हैं, या कहीं बाहर जंगल में लकड़ी लाने गए हुए हैं, इस तरह के मामलों में घटना घटित होती है तो घटना घटित होते ही जो विक्टिम है या विक्टिम के जो रिश्तेदार हैं, वहाँ दो स्थिति पैदा होती है। एक तो प्रतिष्ठा का सवाल बनता है कि इस मामले को रफा दफा घर में ही कर लेना चाहिए, और दूसरा मामला यह बनता है कि नहीं, लड़की ने तो कोई गलती की नहीं, गलती तो किसी दूसरे ने की है, या किसी लड़के ने गलती की है, तो उसको आपराधिक दंड मिलना चाहिए ताकि दूसरे के साथ ऐसा हादसा नहीं हो। तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में उसको पहले थाना जाना पड़ेगा, थाने से प्रक्रिया से निभानी पड़ेगी। और थाने में जो पुराना ट्रेडिशन रहा है उस ट्रेडिशन में क्यों आए, कैसे हुआ, इतने सारे क्वेश्चन हैं कि लड़का तो ऐसे ही डरा हुआ है, लड़की ऐसे ही डरी हुई है, परिवार वाले ऐसे ही डरे सहमे हुए हैं, क्या कि आमतौर पर कमजोर लोगों के साथ ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो ऐसे ही भयभीत हैं लोग। वैसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए,
और अगर कोई उसमें आड़े आता है, उसका एफआईआर नहीं दर्ज करता है, तो क्या प्रावधान है कानून में, क्या उसके खिलाफ? जी, जैसे कि पहला आपने बताया कि अभी तो आप देख रहे होंगे मतलब डे टू डे कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनका रिपोर्टिंग हो रहा है और रिपोर्टिंग होने के बाद उनका त्वरित संज्ञान भी लिया जा रहा है, वो चाहे मीडिया के थ्रू है किसी भी माध्यम के थ्रू हो। मान लेते हैं कि अब जैसे कि पॉक्सो एक्ट में बहुत स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि अगर मान लिया आप कोई ऐसी घटना घटित होती है तो अगर किसी की जानकारी में है तो उसके लिए अनिवार्यता है उसको पुलिस या एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है सारे थानों में जिसमें प्रिसाइडेड बाय महिला कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही है, वहाँ पे जाके आप उसका सूचना दीजिएगा। सूचना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप टेलीफोनिकली दे सकते हैं, रिटर्न जाके दे सकते हैं, ओरली आप जाके वो कर सकते हैं। उसके करने के बाद वो जो भी पुलिस ऑफिसर या जो कोई रहेगा वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो अनिवार्यता है उसको एफआईआर लॉन्च ही करना होगा। दूसरा चीज, एक तो ये चीज हो गया, दूसरा है कि अपराध जैसे कि अब पॉक्सो एक्ट में ये स्पेशल प्रोविजन किया गया जेंडर न्यूट्रल है, एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकता है जिसके विरुद्ध मतलब सेक्सुअल ऑफेंस का एक्ट कारित किया जा सकता है जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरा प्रावधान ये किया कि जब कोई बच्चा जाएगा तो बच्चा अकेले तो नहीं जाएगा, उसके पेरेंट्स जाएंगे, कोई ना कोई जाएगा, तो पुलिस वाले की ये जिम्मेदारी है, ये जो प्रावधान ये स्पेशल जो प्रोविजन बनाया गया है जिसके तहत वो लोग अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है कि एक तो प्राय मुख्यतः वहाँ पे महिला कोई ऑफिसर ही होगी जो उनको एंटरटेन करेगी और वो सारी चीज़ें सेंसिटाइज्ड होते हैं, वो लोग वो चीज़ ध्यान रखेंगे कि बच्चों को एक वैसा एटमॉस्फेयर मिले कि वो डरे ना, उनको ये ना लगे कि वो थाना आए हैं और थाना के एक जो प्रारूप रहता है उससे ना डरें। दूसरा चीज़ है कि वो लोग सिविल यूनिफॉर्म में रहेगा, कोई वर्दी या वैसा कुछ नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि मान लिया अगर कोई पुलिस ऑफिसर उस चीज़ को नहीं अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, या दूसरा हो सकता है कि किसी की नॉलेज, मान लिया हमारे नॉलेज में कोई चीज़ आया कि कोई अपराध कारित हुआ है मेरे बगल में कहीं पे भी और हम उसकी सूचना थाना में नहीं देते हैं, कंसर्निंग थाना में, तो यह भी एक अपराध की मतलब कृत्य माना गया है पॉक्सो एक्ट में, जिसके लिए अधिकतम 6 महीने के कारावास का भी प्रोविजन किया गया है। नहीं, हम अपने दर्शकों को जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि सबसे बेहतर एक घटना घटे ही नहीं, समाज इतना बढ़िया और सेंसिटिव हो कि घटना घटे ही नहीं, लेकिन समाज में तो भांति भांति के लोग हैं, तो उस भांति भांति के लोग में जब घटनाएं घटती हैं तो उनको कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, यानी कि एफआईआर लॉन्च कराने या सूचना देने के बाद प्रोटेक्शन चाहिए, एक प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि जिस दबंग व्यक्ति ने किया है वो कोशिश करेगा कि उसका मुंह बंद कर दें, उसको फिर थाने में एफआईआर वापस लेने और वो सारी प्रक्रिया में ले जाएं, गवाह नहीं जुटे। इस तरह के मामलों में प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था है? दूसरे की वो फ्रेंडली अपनी बात खुल के कह सके, पहचान बता सके और उसके सामने उसको नहीं लाया जाए जिसने कृत्य किया है या जो उसको दबाने के लिए आया, तो इसमें क्या प्रावधान है? जैसे कि पहला क्या है प्रोटेक्शन को लेकर, तो प्रोटेक्शन को लेकर ये गया कि पहला तो ये चीज़ हो सकता है कि कानून उसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट मतलब एक लागू है सेंट्रल लेवल में, जिसके लिए कि विटनेस अगर थ्रेटेंड है या उसको संभावित लग रहा है कि हमको कोई अक्यूज का जानकार या कोई भी उसके थ्रू हो सकता है कि वो हमको डराएगा या कुछ वैसा कर सकता है, तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन सीख कर सकता है। कंसर्निंग कोर्ट में आवेदन दे सकता है जहाँ पे उसका केस चल रहा है, कंसर्निंग थाने में दे सकता है सूचना उसका, उसके बाद उसको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा एक हो सकता है कि हो सकता है बच्चा अनाथ हो, ये बच्चा का जिसके विरुद्ध कोई अपराध कारित किया गया हो अनाथ है, या हो सकता है कि उसके फादर या कोई नहीं रखना चाह रहे हैं या कुछ वैसा हो गया, वो पोजीशन में नहीं कि उसको रख सकें या कुछ कर सकें, तो उसके लिए भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उनको जाके सूचना दिया जाता है या उनके नॉलेज में आने के बाद ही उनको तुरंत शेल्टर होम्स दिया जाता है। या हो सकता है बच्चे का मेंटल एक सेटबैक हो जाता है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाता है, या हो सकता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स या जो भी मेडिकल या साइकोलॉजिकल जो सेंटर्स हैं वहाँ पे उनको एडमिशन को लेके हो गया। दूसरा चीज़ मान लिया कि एक कुछ और एक ये हम जानना चाहते हैं, कई मामलों में हमने ये देखा है कि मीडिया में जैसे ही आई इस तरह की घटनाएं, डीएलए से या झालसा या हाईकोर्ट सुओ मोटो उस पर एक्ट करने लगता है, उसके प्रोटेक्शन से लेकर के उसके पुनर्वास और मुआवजे तक की और केस की लड़ाई की मामलों में जो पहुंच है आपकी पहुंच बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन पहुंच नहीं है जिस हिसाब से चाहिए। सुदूर इलाके हैं जहां से कि लोगों को पहुंचना ही अपने आप में कठिन है। यह बात ठीक है कि सड़कों का जाल पूरे के पूरे राज्य में पिछ गया है। वैसी स्थिति में और कोई माध्यम है क्या जिस माध्यम से वो सूचना दे सकें? एक तो हम ये जानना चाहेंगे पहले ये कि उनको सूचना देना है और सूचना देने पर अगर एक्ट नहीं हो रहा है तब उनको दूसरी सूचना देनी है,
आपने जिन मामलों की जानकारी आने पर संज्ञान लिया उसके अलावा अतिरिक्त जो मामले हैं? हाँ, मतलब मान लीजिए कोई सुदूर गांव में कोई ऐसा बालक या कोई है जिनके साथ ऐसा कुछ घटना घटित हुई है और कोई भी व्यक्ति मान लिया या तो कंसर्निंग थाने में जाके लोकल दे रहा है, तो एक तो सिचुएशन ये आ गया कि थाने में एक नियरेस्ट जैसे 2 चीज हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, पता नहीं वो है कि नहीं। जैसे चौकीदार वो गांव और आसपास में मिल जाता है, सबसे इजी है कि चौकीदार को हम सूचना देते हैं। दूसरे की पंचायत व्यवस्था जो है, ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, उसमें जो नियरेस्ट लोग हैं वहाँ मिल सकते हैं, उनको कह सकते हैं। तीसरा आपका हो सकता है कि आपका जो पैरालीगल वॉलंटियर है वो अगर है तो उसको बता सकते हैं। उससे क्या उम्मीद की जानी चाहिए इन लोगों से? जैसे कि पिछली बार एक एक्सपर्ट आए थे, वो बता रहे थे कि अभी ये आपके पिछले मेंबर सेक्रेटरी सगीर साहब बता रहे थे डाकिए की व्यवस्था है कि डाकिए में भी आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते, डाकिए को कह सकते हैं। क्या व्यवस्था क्या है इसमें? एक तो डाकिए के थ्रू कर सकते हैं, या हो सकता है कि अभी बहुत हो गया टेलीफोनिकली लोग मतलब बहुत कहीं ना कहीं गांव में लोगों के पास मिल ही जाता है, लगभग सब लोगों को मिल जाता है। इंटरनेट की फैसिलिटी थोड़ा बहुत नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो टेलीफोनिकली भी कॉल कर सकते हैं। कॉल कहाँ किया जा सकता है? एक तो हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है, उनको कॉल किया जा सकता है। और मान लिया वहाँ से अगर सुनवाई नहीं हो रहा है तो स्टेट में झालसा करके झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसको कॉल किया जा सकता है। मेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। एक पोस्ट कार्ड तो लिख ही सकते हैं, पोस्ट कार्ड एक लिख सकते हैं, या मान लिया चौकीदार के थ्रू अगर अपना मैसेज दिलवा सकते हैं। माध्यम कोई भी अपना सकते हैं, बस एक बार इन्फॉर्मेशन अगर आ जाता है। किसी को भी इन्फॉर्म किया और वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है प्रॉपर अथॉरिटी को, तो वो जिम्मेवार है इसके? हाँ, बिल्कुल वो भी जिम्मेवार, क्योंकि उसके संज्ञान में तो चीज है, उसको पता है कि कोई घटना कारित हुआ है और उसका ये दायित्व है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसको कि उसकी दायित्व है कि वो उसको कंसर्निंग थाना में या कोई भी कंसर्निंग पदाधिकारी को संसूचित करे, तत्काल प्रभाव से करे। अगर वो नहीं करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरे की इसमें हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, सेक्सुअल एक्ट क्या है? जो परिभाषित कानून के द्वारा सेक्सुअल एक्ट में क्या है? सेक्सुअल एक्ट अगर पॉक्सो एक्ट को हम थोड़ा देखेंगे बारीकी से, तो कई पार्ट में इसको परिभाषित किया। जैसे कि एक सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। सेक्सुअल हरासमेंट क्या हुआ कि आप किसी को सब संबोधित कर रहे हैं कोई गलत इंटेंशन के साथ में, या आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। स्टॉकिंग कैसे कर सकते हैं? मान लिया बहुत फेसबुक वगैरह का आज का जमाना, सोशल मीडिया के, उसके थ्रू कर रहे हैं, या किसी का पीछा कर रहे हैं गलत संगति के दौरान, उसके ये हो गया सेक्सुअल हरासमेंट। उसके अलावा एक सेक्सुअल असाल्ट है। सेक्सुअल असाल्ट में होता है कि बच्चे का किसी भी कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ टच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट का है। सेक्सुअल एग्रीवेटेड में क्या है कि मान लिया हम कोई किसी बच्चे के रिलेटिव हैं या हम उनके गार्जियन हैं कुछ है, या बच्चा कोई पुलिस का उसमें देखरेख में है या कोई इंस्टीट्यूशन की देखरेख में, उनके द्वारा अगर सेक्सुअल असाल्ट किया जाता है तो वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट की श्रेणी में आ गया। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट का मतलब यह है कि उसके लिए पनिशमेंट ज्यादा है। वैसे अगर देखा जाए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है। पेनिट्रेटिव मतलब है जहाँ पे मतलब रेप का सिचुएशन आ गया या कुछ वैसा आ गया, और इसमें भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है जहाँ पे से गैंग रेप का सिचुएशन आ गया, या कोई 12 वर्ष से कम बच्चा है, बच्ची है जिनके साथ गलत काम हुआ है, या कोई गार्जियन है या कुछ वो है वो अगर किए हैं कुछ वैसा, या उसको थ्रेटन देके या कुछ हर्ट कॉज किए हैं। तो यही 5 तरीके की मुख्यतः अपराध की श्रेणी है जिसमें कैटेगराइज किया गया, और इसका बहुत विस्तृत मतलब जो कृत्य है, बहुत छोटी छोटी चीज भी उसके अपराध की श्रेणी में आती है। इधर पिछले 5-6 सालों में नाबालिग द्वारा ये घटनाएं ज़्यादा रिपोर्टेड हैं। नाबालिग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं नाबालिग के साथ। बड़े ये रिपोर्टेड जिसको कह सकते हैं, बड़ी संख्या में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। निर्भया कांड में भी यही हुआ था, कोई नाबालिग थे। तो ये नाबालिग जो हैं, इनको कब तक इस तरह के कृत्य करने की छूट मिलती रहेगी नाबालिग के नाम पर, और वो अगर करते हैं तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है? क्या जैसे कि आपको बताया कि जुवेनाइल एक्ट इससे पहले 2000 में था, और उसके बाद अभी उसको रिपील करके 2015 में एक नया एक्ट आया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें प्रावधान किया गया है, ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है नाबालिग के द्वारा। मतलब कोई भी 18 वर्ष से कम अगर कोई बालक के द्वारा अपराध किया जाता है, वो किसी के भी विरुद्ध, मतलब मेजर आदमी के विरुद्ध या बच्चे के किसी के विरुद्ध, तो एक सिंपल ऑफेंस है। सिंपल ऑफेंस मान लिया चोरी किया, कुछ किया। एक सीरियस ऑफेंस है। सीरियस ऑफेंस में मान लिया कोई 7 साल तक या 10 साल तक जिसका पनिशमेंट हो उसको किया। एक ग्रीवियस ऑफेंस के कैटेगरी को उसमें फॉल किया। ग्रीवियस कैटेगरी का मतलब यह है कि अगर कोई रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, या 10 साल से ज़्यादा पनिशेबल अगर कोई ऑफेंस है, उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध किया, तो किसी के विरुद्ध अपराध किया, उस टाइम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ पे उनके इंक्वायरी किया जाता है। बच्चे अगर वैसा कुछ आते हैं, उनके लिए कोई ट्रायल का प्रोविज़न नहीं, उनको सामान्य कैटेगरी में नहीं माना जाता। लेकिन अगर उनका मेंटल कैपेसिटी ऐसा था व्यक्तियों जैसा
जो बच्चे 16 या 16 साल से अधिक हैं, अगर उनका मेंटल कैपेसिटी था कि वो उस अपराध को खारिज करें और उनको यह भी ज्ञान था कि इस अपराध का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, अगर यह मतलब उनका मेंटल कैपेसिटी था तो उनको भी सामान्य कैटेगरी के अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और जैसे सामान्य लोगों का ट्रायल होता है, पनिशमेंट दिया जाता है, वैसे उनको दिया जाएगा। सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा सारे पनिशमेंट जो भी हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का उनको दिया जाएगा। जो 16 या 16 वर्ष से अधिक बच्चे हैं, 16 से 18 के बीच, जिनका मेंटल कैपेसिटी उस टाइम था कि वो अपराध क्या कर रहे हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है इसकी जानकारी करता, तो उनको जनरल कैटेगरी में फॉल करके उनका ट्रायल किया जाता है, जिसके लिए अलग एक चिल्ड्रन कोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, डेजिग्नेटेड चिल्ड्रन कोर्ट रहता है, स्पेशल कोर्ट, जहाँ पे उनका ट्रायल होता है। ये कोर्ट में जो आपने दो प्रावधान बताए, एक तो उनके लिए की अलग से पुलिस की व्यवस्था है जो स्पेशल पुलिस कह सकते हैं कुछ हद तक, जो नहीं कि स्पेशल पुलिस ही नाम हो। कोर्ट में उनकी क्या व्यवस्था? कोर्ट में ट्रायल तो होगा, ट्रायल में उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी, तो कोर्ट में, हाँ पॉक्सो में कोर्ट जो है, कोर्ट में उनके लिए क्या विशेष प्रावधान है? जैसे पॉक्सो केस विक्टिम्स के लिए, हाँ विक्टिम्स के लिए पॉक्सो में ही एक प्रोविजंस दिया गया है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होगा। अगर कोई स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड अगर कोई नहीं बना हुआ है तो कोई जो भी एक सीनियर सेशन जज का कोर्ट होगा, चिल्ड्रन कोर्ट होगा, उसको स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट ये लोग कर दिया जाएगा। स्पेशल कोर्ट जो डेजिग्नेटेड है उसका ये जिम्मेदारी रहता है कि वह चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे। जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा जो विक्टिम जिसके विरुद्ध कोई अपराध कारित हुआ तो वह विटनेस भी होता है, उसका जरूरत भी होता है कि वो साक्षी के रूप में जाएगा कोर्ट में। तो जब साक्षी के रूप में जाएगा तो कोर्ट की क्या जिम्मेदारी, क्या क्या चीज़ की मतलब बारीकियां, सावधानियां क्या क्या कोर्ट बरते हैं कि बच्चे को कहीं से भय ना लगे, कहीं बच्चों को ये ना लगे कि वह सामान्य कोर्ट में आया है, उसको ये लगे कि कोई घर जैसा माहौल हमारा है। उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि अक्यूज जो है उससे बच्चे को कहीं से भी मिलना नहीं है, ना बच्चा अक्यूज को देखेगा ना अक्यूज बच्चे को देखेगा। बच्चों को कहीं से नहीं पता चलना चाहिए कि आसपास हमारे वो अक्यूज, जिसको फिर वो सिचुएशन ना है, फिर वही चीज वो रिकॉल ना करे। दूसरा प्रोविजन किया गया है कि आप जानते हैं कि ट्रायल वायल में जब एग्जामिनेशन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता है, तो हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये प्रोविजन में ये किया गया है कि कोई भी वकील साहब जो मतलब बच्चे की तरफ हो या उनके अगेंस्ट डिफेंस की तरफ से है, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले सब कोर्ट को संबोधित करेंगे, कोर्ट को वो ठीक लगेगा और मर्यादित लगे तो उसके बाद कोर्ट वो बच्चे से पूछेगा। दूसरा चीज किया गया, बच्चा उस क्वेश्चन को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, जो वकील साहब पूछना चाहते हैं, लिख करके देंगे, लिख के देंगे, लिख के देंगे और कोर्ट उसको देखेगा। क्योंकि बच्चे अगर सुनेगा तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा, बच्चा तो कहीं ना कहीं भयभीत हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट नहीं होना। दूसरा हुआ कि जब भी कोर्ट बच्चा को बुलाया जाएगा तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा, पेरेंट्स का प्रेजेंस कंपलसरी है। और मुख्य प्रोविजन किया गया इन कैमरा ट्रायल रहेगा। इन कैमरा का मतलब है कि वहाँ सिर्फ पक्षकार ही रहेंगे, उसके अलावा और किसी का रहना नहीं होगा। और उसके अलावा किया गया कोर्ट की ये जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी तरीके से वो डिस्क्लोज ना हो। यहाँ पे मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा है। मीडिया के पास मैं आ रहा हूँ। एक तो ये प्रोविजन है, गजब है कि जो बदमाशी करता है उससे छुपाने के लिए जिसके साथ बदमाशी हुई है उसी की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। जो सामाजिक ताना बाना है हमारे यहाँ, जो मान्यताएं हैं उसमें, उन मान्यताओं में तो उसकी पहचान नहीं जाए बाहर बच्चे के किसी रूप में, बच्चे के परिवार को भी अगर आप संबोधित करते हैं तो बच्चे की पहचान, परिवार एड्रेस। तो मीडिया के लिए क्या ये है इसमें? मीडिया के लिए जो प्रतिबंध या प्रोसीजर जो बताया गया पॉक्सो एक्ट में, ये है कि मीडिया बच्चे से उस केस से संबंधित कोई भी रिपोर्ट को बिना कोर्ट के परमिशन के उसको एक तो पब्लिश नहीं करेगी, कंटेंट को भी पब्लिश नहीं करेगी। दूसरा क्या है कि बच्चे की आइडेंटिटी में क्या आता है, नाम आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, उसके फैमिली का, किसी का फैमिली के थ्रू आप किसी को उसको संबोधित कर रहे हैं, उसको फोटो, कोई भी चीज को आप किसी भी फॉर्म में आप प्रिंट नहीं कर सकते। कोर्ट को अगर लगता है कि ये बच्चे के इंटरेस्ट के लिए है तो कोर्ट उसको परमिट कर सकता है। बिना कोर्ट के परमिशन किसी भी तरीके से ना ही मीडिया कर सकती है, ना ही पुलिस, किसी भी फॉर्म में आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये मतलब बच्चे की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए नहीं। आमतौर पर यह होता है कि दोनों पक्ष में कोई एक पक्ष अपने हिसाब से मीडिया को फीड करता है, मीडिया क्रॉस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस चेक होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जज साहब से बात होती नहीं है, जज साहब इस बारे में बोले क्या करना है नहीं करना है। वैसी स्थिति में मीडिया के लिए क्या प्रोविजन है? मीडिया के लिए जैसे कि आपने ये बताया कि वो छापे गए नहीं बगैर कोर्ट के परमिशन के, है ना? खबर तो है,
खबर की पहले पुष्टि करेगा। जब तक ऑथेंटिसिटी अगर उसको कंफर्म नहीं होता है कि मतलब जो भी है, तो अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया उस चीज से रूबरू हो ही रही है। ये है कि मतलब हेयर से नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपके पास कम से कम ये हो कि भाई प्रूफ है कि ये कुछ घटना घटित हुई है, जिसका ये पहचान छुपा करके आप घटना के बारे में किसी भी मतलब स्थिति में आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। खबर आप तभी छापिएगा जब आपको ये ऑथेंटिसिटी प्रूफ होना चाहिए कि ये कुछ घटना घटित हुई है और ये उसका ये तथ्य है। अब अंतिम चीज कंक्लूड करेंगे हम, वो एक लाइन में ये बताइए कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो गार्जियंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज गार्जियंस को लेकर यही है कि कम से कम बच्चों को शिक्षित करें सेक्स एजुकेशन के बारे में, और उनको कम से कम इतना कंफर्टेबल जरूर करें कि उनके साथ अगर आसपास कुछ भी छोटा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, स्कूल जाते वक्त, स्कूल जैसे जाते हैं तो बस के थ्रू जा रहे हैं, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ जा रहे हैं, कई लोग उनसे बच्चों से मिलते हैं, तो बच्चे कम से कम उनको उतना जरूर फ्री रखें, कंफर्टेबल रखें कि वो कुछ भी वैसा उनके साथ अनकंफर्टेबल घटित होता है या उनको संभावित लगता है कि कुछ हो सकता है उनके साथ, तो वो आपको कम से कम वो बचा सके। दूसरा चीज है कि बताने के बाद कम से कम ये कुछ वैसा घटना घट जाती है तो बच्चों को कभी दोष ना दें। बच्चों को सबसे पहले उस समय मतलब प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि बच्चों को ये रहना चाहिए कि पेरेंट्स हमारे साथ हैं, मतलब पेरेंट्स को हमारे कम से कम बुरा नहीं लगा कि आप दोषारोपण उनके ऊपर कर दिए हैं, या बच्चों को कहीं ये लग गया कि नहीं मेरी वजह से परिवार का इमेज खराब हो गया, कुछ वैसा हो गया। तो कम से कम सबसे पहला जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को शिक्षित करें, एटमॉस्फेयर ऐसा बना के रखें कि कम से कम बच्चे कंफर्टेबल रहें, फ्रीली मूव कर सकें। दूसरा है कि कम से कम एक वॉच रखें, विजिलेंटी रखें कि आसपास अगर कोई है, आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो कम से कम आप उस चीज़ पे वो कर सकें। ये आपकी जवाबदेही बनती है कि बच्चा आपके साथ फ्री हो, हर गार्जियन की जवाबदेही है। बच्चा जब फ्री होगा तभी इस तरह का कोई भी घटना अगर उसके साथ होता है तो वो आपको बताएगा, और घटना हो गई बाकी सारे प्रावधान मिश्रा जी ने आपको बता दिया है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।